हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का पेपर सॉल्यूशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 2018 के पेपर का। जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो देखिए क्या कहता है। इसका ए भाग हम आज सॉल्व करेंगे। क्या कहता है, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा की एक विशेषता, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा की एक विशेषता एवं एक दोष लिखिए। सबसे पहला ये क्वेश्चन है 1 नंबर में। तो दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा की एक विशेषता एवं एक दोष लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रत्यावर्ती धारा का क्या लिखते हैं, एक पहली प्रॉपर्टी गुण लिख लेते हैं, विशेषता लिख लेते हैं। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा की विशेषता, पहले क्या लिखेंगे, विशेषता लिखेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा की विशेषता, प्रत्यावर्ती धारा की विशेषता। ठीक है, ध्यान दीजिए विशेषता क्या है। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफॉर्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के मान को क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्यावर्ती धारा के मान में कमी या प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा के मान में कमी या वृद्धि की जा सकती है। 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 मतलब ट्रांसफार्मर की सहायता से हम प्रत्यावर्ती धारा के मान को या वोल्टता के मान को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा के मान में कमी या वृद्धि की जा सकती है, एक बात। तथा प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में सस्ती होती है। दिष्ट धारा की तुलना में सस्ती होती है। ठीक है, ये भी एक कारण है। ये विशेषता की बात हो गई। अब प्रत्यावर्ती धारा की मतलब प्रत्यावर्ती धारा की विशेषता, प्रत्यावर्ती धारा की दोष। प्रत्यावर्ती धारा का क्या पूछा था, एक विशेषता पूछी थी और एक दोष लिख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का दोष, तो दोष ये है कि समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा, समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में √2 गुना अधिक खतरनाक होती है। अधिक खतरनाक होती है। अधिक
खतरनाक होती है। ठीक है, जो प्रत्यावर्ती धारा है वो समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में √2 गुना ज़्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो शिखर मान है, मान लो 220 वोल्ट की कोई वोल्टता है, तो अगर इसका शिखर मान होता है 311.08 वोल्ट, कितना होता है 311.08 वोल्ट, और अगर दिष्ट का देखें तो 220 ही होता है। तो इसका मतलब √2 गुना ज़्यादा खतरनाक है। ये कितने गुना ज़्यादा खतरनाक है? √2 गुना ज़्यादा खतरनाक है। कौन? प्रत्यावर्ती धारा। किसकी तुलना में? दिष्ट धारा की तुलना में। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, नेक्स्ट क्या पूछा है क्वेश्चन? शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्नलिखित के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। धारा का ताक्षणिक मान, परिपथ का प्रतिघात और धारा का शिखर मान। और शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ के लिए शक्ति आरेख बनाइए। शक्ति आरेख भी बनाना है साथ साथ में। क्या क्या कहा गया है? 3 बातें, धारा का ताक्षणिक मान, परिपथ का प्रतिघात और धारा का शिखर मान। किसमें? शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ में। तो देखो, शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ की बात कर लेते हैं पहले हम, कि शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ होता क्या है। तो यहाँ पर आपको एक प्रेरकत्व दिया गया है, जिसको हमने क्या किया, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में जोड़ रखा है। ये मान लिया एक प्रेरकत्व हो गया। ठीक है, इसको हमने प्रत्यावर्ती परिपथ में जोड़ दिया इस तरह से। इसका जो प्रेरकत्व का स्वप्रेरण गुणांक है वो L हो गया, और इसके सिरों पर जो वोल्टता है वो VL हो गई। इसमें से जो धारा है वो I प्रवाहित होती है, और यहाँ पे इसका जो वोल्टता का ताक्षणिक समीकरण है वो है V = V0 sin ω t। ये है, ठीक है। इसके सिरों पर वोल्टता VL हो गई। तो सिंपल सी बात है, माना एक प्रेरकत्व, माना एक प्रेरकत्व, माना एक प्रेरकत्व, माना एक प्रेरकत्व जिसका स्वप्रेरण गुणांक, जिसका स्वप्रेरण गुणांक, माना एक प्रेरकत्व जिसका स्वप्रेरण गुणांक कैपिटल L है। ठीक है, क्या कहा? माना एक प्रेरकत्व जिसका स्वप्रेरण गुणांक कैपिटल L है। जब इसे प्रत्यावर्ती परिपथ से जोड़ते हैं, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं, स्रोत से जोड़ते हैं, तब किसी क्षण स्मॉल t पर, किसी क्षण स्मॉल t पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का, किसी क्षण स्मॉल t पर जोड़ते हैं, तब किसी क्षण स्मॉल t पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का ताक्षणिक समीकरण, वोल्टता का ताक्षणिक समीकरण, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता के ताक्षणिक समीकरण की बात करें तो वो क्या बनेगा? V = V0 sin ω t। ठीक है, आगे बात करें तो प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न, प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रेरकत्व के सिरों पर कितनी बनेगी? तो वो बनेगी VL = -L di/dt। ये याद रखना। एक ऋण चिन्ह क्या बताता है?
कि यहाँ पे जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मतलब इसका फ्लक्स परिवर्तन होगा। और दूसरा ऋण चिन्ह ये बताता है कि फ्लक्स परिवर्तन तो का विरोध करेगा। एक ऋण चिन्ह ये बताता है कि यहाँ पे धारा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होने का विरोध होगा। तो दूसरा ये कहता है कि फ्लक्स परिवर्तन के विपरीत दिशा में ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए 2 माइनस चिन्ह लगाए हैं। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो VL इज इक्वल टू LdI/dt, समीकरण नंबर 2। अब हम बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती परिपथ में किरचॉफ के नियम से प्रेरकत्व परिपथ में किरचॉफ के नियम से तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है, V माइनस VL, क्योंकि अपोजिट होगा, इक्वल टू 0, तो V इज इक्वल टू VL। ठीक है, V समीकरण नंबर 2 है, वो ये 1 है। V एवं VL के मान रखने पर V एवं VL के मान समीकरण 1 एवं 2 से रखने पर, मान समीकरण 1 एवं 2 से रखने पर मान रख देते हैं फटाफट से। तो देखिए V का मान जो बनेगा वो क्या बनेगा, V0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू VL का मान क्या है, VL का मान है क्या, LdI/dt। L को इसके बटे में भेज सकता हूं, तो हमने ऐसे लिख दिया DI/dt बराबर V0/L साइन ओमेगा टी। dt का इधर गुणा कर दें तो DI का मान आ गया क्या, V0/L, ठीक है, साइन ओमेगा टी dt, यह आ जाएगा। इसके बाद दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। ये हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लें। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये जो समीकरण आया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हैं। तो देखिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या मिलेगा, समाकलन DI बराबर समाकलन V0/L और साइन ओमेगा टी dt। DI का समाकलन I हो जाएगा, V0/L कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, और समाकलन बनेगा यहाँ पे क्या, साइन ओमेगा टी dt का। तो I इज इक्वल टू बनेगा क्या, V0/L साइन ओमेगा टी का समाकलन हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अलग से बटे में ओमेगा प्लस C, एक कांस्टेंट आएगा। लेकिन यहाँ समाकलन जो कर रहे हैं वो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का कोई नियत मान प्राप्त नहीं हो सकता, ये प्रत्यावर्ती धारा के बराबर है। ठीक है, क्या कह सकते हैं, यहाँ प्रत्यावर्ती धारा का कोई नियत मान प्राप्त नहीं होता है, कोई नियत मान प्राप्त नहीं होता है, अतः C बराबर 0। प्रत्यावर्ती धारा का कोई नियत मान प्राप्त तो होता नहीं है, और होगा नहीं तो C का मान क्या होना चाहिए, C का मान 0 होना चाहिए आपके पास में। और अगर C का मान 0 होना चाहिए
तो ये समीकरण कुछ ऐसे बन गया, क्या, I बराबर, ये माइनस तो हमने क्या लिखा, V नॉट बाय ओमेगा एल, ठीक है, और ये बना क्या, माइनस का कॉस ओमेगा टी। अब एक बात बताएं, मूल समीकरण तो हमारा ये है वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे लिख देते हैं हम बेसिक समीकरण को, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो मूल समीकरण हमारा साइन ओमेगा टी में, ये तो कॉस में आ गया, इसको वापस से साइन में बदल लेते हैं। तो साइन में बदलने का तरीका क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो देखो हमने लिखा I इज इक्वल टू, क्या लिखा, वी नॉट बाय ओमेगा एल, और इसको क्या लिख दिया, माइनस साइन 90 माइनस थीटा, मतलब π/2 माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब इस माइनस को साइड में लिख भी लेना अगर नहीं पता हो जिन बच्चों को, कि साइन 90 माइनस थीटा होता है आपके पास में कॉस थीटा, तो ये माइनस का आ जाएगा। अब ये माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे, माइनस को जैसे ही आपने अंदर शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा वी नॉट बाय ओमेगा एल, माइनस को अंदर ले जाओगे तो साइन माइनस, और ये क्या बना, π/2 माइनस का ओमेगा टी। ऐसे लिख सकते हैं इसको बिल्कुल, क्योंकि हमने ऐसा भी जानते हैं कि साइन माइनस थीटा जो है वो क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। साइन माइनस का थीटा जो है वो क्या होता है, साइन थीटा। बस इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये I इज इक्वल टू वी नॉट बाय ओमेगा एल साइन, क्या, वी नॉट बाय ओमेगा एल साइन, माइनस ये हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस π/2, ठीक है। अब देखो ये I बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी बनना चाहिए था। तो I नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ एक बात का ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया, यहाँ ओमेगा एल का जो ओमेगा एल है उसको हम कह सकते हैं एक्सएल। ओमेगा एल बराबर क्या है, एक्सएल। इसको क्या कह सकते हैं, प्रेरकत्व प्रतिघात, प्रेरकत्व प्रतिघात। यह प्रतिरोध के बराबर होता है, यह प्रतिरोध के बराबर है, अतः इसकी इकाई ओम है, बराबर है, अतः इसकी इकाई ओम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो इसको मैं एक्सएल लिख सकता हूं, तो I बराबर क्या बनेगा, वी नॉट बाय एक्सएल, और ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस का π/2। ये बात समझ पा रहे हैं, इतनी, ये बात समझ गए आप इतनी, बस। और 2 मिनट देखिए, अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, धारा का मान अधिकतम होने के लिए, क्या कहेंगे, धारा का मान अधिकतम होने के लिए, अधिकतम होने के लिए आप क्या कह सकते हो, धारा का मान अधिकतम होने के लिए साइन ओमेगा टी माइनस π/2, इसका मान कितना होना चाहिए, 1। तो अधिकतम मान क्या प्राप्त होगा, धारा का अधिकतम मान जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका I नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय एक्सएल। ये अधिकतम मान आ जाएगा। तो आपसे एक तो अधिकतम मान पूछा था, अब धारा का ताक्षणिक मान, धारा का ताक्षणिक मान, धारा का ताक्षणिक मान। तो ताक्षणिक मान क्या आएगा धारा का, तो ताक्षणिक मान आएगा, देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, I नॉट, तो ये बनेगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये बन जाएगा।
ये कौन सा मान आ गया, ताक्षणिक मान आ गया, वो कौन सा मान आ गया, अधिकतम मान आ गया। ठीक है, तो एक तो आपसे ताक्षणिक मान पूछा गया था और एक कौन सा मान पूछा गया था, अधिकतम मान पूछा गया था। अगर मैं इन दोनों में आपके लिए ग्राफ बना के बता देता हूँ, ग्राफ कैसे बनेगा इन दोनों के लिए, वोल्टता और धारा का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। देखो वोल्टता तो यहाँ से शुरू हो रही है 0 से, इस तरह से चलेगी वोल्टता। तो धारा कैसे चलेगी, धारा पीछे है, धारा कैसे है, पीछे। कितना कोण पीछे है, π/2 कोण पीछे। कितना पीछे, π/2। तो नीचे से शुरू होगी और जहाँ पे ये अधिकतम हो रहा है वहाँ पे ये न्यूनतम हो जाएगी, तो ये ऐसे शुरू करेगी धारा। ये धारा का हो गया। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, समय। इसको क्या लिख सकते हो, धारा या वोल्टता, धारा या वोल्टता। ठीक है, इस तरह से ये चलेगा। फिर देखें, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये इस पर 2π। ओके, ये किसके समीकरण को व्यक्त करता है, v = v0 sin ωt को। ये किसको व्यक्त करता है, I = I0 sin ωt, sin ωt माइनस π/2। अर्थात अतः इस परिपथ में धारा वोल्टता से, अतः इस परिपथ में धारा, परिपथ में धारा वोल्टता से, वोल्टता से π/2 कोण पीछे है, π/2 पीछे है। अतः परिपथ पश्चगामी परिपथ कहलाता है। अतः परिपथ कैसा कहलाता है, पश्चगामी, पश्चगामी परिपथ कहलाता है। परिपथ कहलाता है। इतना ये आपका हो गया। ठीक है, देखिए यही पूछा गया था आपसे। हमने रिएक्टेंस मतलब एक सबसे पहले परिपथ का प्रतिघात XL बराबर ω/L निकाला, धारा का ताक्षणिक मान निकाला और धारा का शिखर मान भी ज्ञात किया। ठीक है, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ के लिए शक्ति आरेख, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। क्या बनाना था आपको, शक्ति आरेख बनाना था। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसको बनवा देंगे शक्ति आरेख को। वैसे मैं बता देता हूँ आपको 1 मिनट में। शक्ति आरेख अगर आपसे बनवाते हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल ऐसे बनाना है। ये अभी हमने एक तो धारा देखी और एक क्या देखी, वोल्टता। तो धारा और वोल्टता को उसी क्रम में बनाना है। मतलब अगर ये आप धारा बना देते हो, ये धारा बन गई आपकी। ठीक है, तो वोल्टता कहाँ से बनेगी, ऊपर से बनेगी, क्योंकि वोल्टता आगे थी तो वोल्टता यहाँ से शुरू होगी, ऐसे जाएगी वोल्टता। ये धारा हो गई और ये वोल्टता हो गई। VI, तो VI cos φ, फॉर्मूला क्या होता है, VI। धारा और वोल्टता का मान आ गया आपके पास में। इस तरह से आपका ये परिपथ आप बना सकते हैं। ठीक है, तो VI, तो अब शक्ति आएगी तो शक्ति क्या आएगा, शक्ति में और जब दोनों मिलेंगे पावर P = VI, तो मान इन VI cos φ होता है वैसे तो इस तरह से जाएगी, इस तरह से ये शक्ति गुजरेगी। क्या बात समझ पा रहे हैं, VI cos φ क्या आएगा, VI cos φ, सॉरी ये मैक्सिमम से मिनिमम आएगा, मैक्सिमम टू मिनिमम। तो आप इसको देख लें एक बार, प्रेरकत्व शक्ति आरेख बता देंगे। ठीक है, आप इतना पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।